हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाउंडेशन कोर्स फॉर आईआईटी नीट एंड एनटीएससी ओलंपियाड के लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड मोशन है। उसको हम शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 9 का फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थर्ड पार्ट। इस चैप्टर में 2 पार्ट पहले भी हो चुके हैं। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के साथ साथ फर्स्ट लॉ एंड इनर्शिया। दिस टॉपिक हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में हमने न्यूटन्स का सेकंड लॉ के साथ साथ हम लोग डिस्कस किए थे मोमेंटम, डिस्कस किए थे मोमेंटम और सेकंड लॉ मोशन का क्या रिलेशन है वो डिस्कस किए थे। इस चैप्टर में हम लोग, इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये दोनों क्या चीजें हैं, फिर लास्ट में हम पूरे चैप्टर की समरी देखेंगे। लेट्स बिगिन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस? इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है व्हेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर बॉडी। पहला स्टेटमेंट क्या है? वन बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर बॉडी। इसका मतलब यहां पे 2 बॉडी इन्वॉल्व है, 2 ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है। फिर क्या कहता है? द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू द फर्स्ट बॉडी। यहां पे क्या है कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां है। तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसके ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, यही कहना है। तो द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फॉर द फर्स्ट बॉडी और टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। क्या मतलब हुआ? अगर आप दीवार पे अपने हाथ से स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं, तो आपके हाथ में चोट लगती है। आप क्या करते हैं? आप दीवार को मारते हैं, दीवार को चोट लगाते हैं। तो जितनी तेजी से आप दीवार को चोट लगाएंगे, दीवार भी उल्टा आपके हाथ में उतनी तेजी से चोट लगाएगी। दोनों का फोर्स जो है, जितना फोर्स आप लगाएंगे उतना ही फोर्स दीवार आपके हाथ के ऊपर लगाएगी। लेकिन आप दीवार की तरफ मार रहे हैं तो दीवार आपकी तरफ आएगा। यही मतलब है। ठीक है, दैट इज द मतलब क्या है? एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन। यही कहने का मतलब। अगर आपने किसी को एक चाटा मारा तो पलट के वो भी आपको उतना तो कम से कम मारेगा ही। लाइक दैट इट इज पार्ट ऑफ जोक। ठीक है, लेकिन ये दीवार वाला इट इज नॉट पार्ट ऑफ जोक, इट इज ए पार्ट ऑफ स्टडी। इसी तरह अगर आप जब चलते हैं, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बहुत ज्यादा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बहुत ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं। बहुत ऑब्जर्वेशन है जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आते हैं। न्यूटन्स ने बहुत ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन करने के बाद देखा कि इसमें ये ऐसा क्यों होता है। उसी चीजों को उन्होंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में दे दिया है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ फोर्स में दे दिया है। फोर्स कह सकते हैं, फोर्स लगता है जहां जहां फोर्स होता है वहां उसका क्या क्या एक्शन होता है। फोर्स नहीं लगता तो क्या होता है। बस इन्होंने जो है पूरे 3 लॉ को जो है सिर्फ फोर्स की खूबियां बताने के लिए किया है कि फोर्स अगर कहीं पे एक्शन हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या कर सकता है, लाइक दैट। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसीलिए कहा फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो फोर्स नेचर में चलता है, क्योंकि फोर्स जो नेचुरल फोर्स है उसमें न्यूटन का कोई रोल नहीं था। वो तो न्यूटन नहीं थे तो भी चलता, न्यूटन है तब भी चलता, दोनों होता। लेकिन न्यूटन ने ये सारे फोर्सेस की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने सोचने के बाद उन सबको उन्होंने 3 अलग अलग स्टेटमेंट में दिया, जिसको फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ कहते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये नियम है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। उन्होंने अपना नियम नहीं, उन्होंने प्रकृति के रूल्स को ही
अपने नाम से पेटेंट करवा लिया, ये कह सकते हैं कि उन्होंने प्रकृति के जो नेचर में काम हो रहे हैं उस काम को ऑब्जर्व करके उन्होंने अपने नाम से छपवा दिया, क्योंकि वो न्यूटन ना लगता तो भी वो काम होता, लाइक दैट। ठीक है, तो यहां पे ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कह रहा है कि देयर इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर अपोजिट एंड इक्वल। जैसे दीवार में लगा, इसी तरह जैसे ही आप तेजी से जमीन की तरफ अपना पैर पीछे की तरफ करेंगे तो जमीन आपके ऊपर उल्टा लगाएगी, इससे आप आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं, आगे की तरफ आप मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, स्लिपरी ग्राउंड पे आप स्लीप हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप जमीन पे अपना पैर दबाते हैं जमीन इक्वल और अपोजिट फोर्स आपके ऊपर लगा नहीं पाती, नहीं लगा पाती तो आप स्लीप कर जाते हैं। ठीक है, दैट इज वाई। कई बहुत एग्जाम्पल्स हैं। एप्लीकेशंस यहां देख लीजिए। पहला अच्छा एप्लीकेशन है गन अप्लाई फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू विच इट मूव अहेड। गन का एग्जाम्पल है गन अप्लाई फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू विच इट मूव अहेड। बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ बुलेट विल आल्सो अप्लाई सेम फोर्स ऑन गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ड्यू टू दिस फोर्स गन मूव बैक। दिस इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन। गन मूव बैक ओनली बाय स्मॉल अमाउंट ड्यू टू इट्स हैवी मास। अब ये कहने का मतलब है कि बंदूक का और उस गोली का रिलेशन बताया गया। बंदूक का जो बट होता है जहां से बंदूक पकड़ी जाती है, इसीलिए उसको हैवी बनाया जाता है। ठीक है, अगर हैवी ना बनाया जाए तो जैसे पुराने समय में देखिए लकड़ी का पीछे का कितना मोटा सा बनाया जाता है, आगे नाल बनाया जाए, क्योंकि जैसे ही आप ट्राइगर दबाते हैं, ट्राइगर में क्या है, स्प्रिंग लगी है, ट्राइगर दबाएंगे तो किसके ऊपर फोर्स, ट्राइगर दबाने से क्या वो झटका किसके ऊपर लगता है, बुलेट के ऊपर। बुलेट जैसे ही झटका लगेगा तो बुलेट ब्लास्ट होगी, लेकिन ब्लास्ट होने से पहले वो पीछे की तरफ जो उसके ऊपर धक्का देगा वो उसके ऊपर भी अपोजिट फोर्स लगाएगी। तो जितनी तेजी से वो आगे जाएगी उतनी ही तेजी से वो पीछे की तरफ लगाएगी। तो पीछे की तरफ लगाएगी तो जो पकड़ने वाला आदमी है उसको लगेगी। इसलिए कभी बंदूक चलाते समय जो बड़ी बंदूक है उसको कंधे का सपोर्ट देते हैं ताकि वो आपके हाथ को एकदम टूटने से बचाए, लाइक दैट, इस तरह, और उसका बट मजबूत करते हैं ताकि वह उसका वजन सह सके, लाइक दैट। ये सारे कंसेप्ट होते हैं कि जब भी कभी तोप का गोला छोड़ा जाता है तो बड़ी बड़ी तोपें देखती हैं पीछे की तरफ लंबी होती हैं और उनको काफी हैवी बनाया जाता है ताकि गोला जैसे ही आगे जाए तो वो पीछे झटका देंगी। देखिए कभी कभी टीवियों में आप देखेंगे कि गोला छोड़ा फिर वो पीछे की तरफ आती है, एकदम झटके से पीछे की तरफ आती है। तो यही को रिकॉन्साइल, क्योंकि बुलेट पे जितनी तेज से आप दबाव डालोगे बुलेट भी अपोजिट में देती है। यही न्यूटन थर्ड लॉ का, न्यूटन ने इसको ऑब्जर्व किया और ये बताया कि ये ऐसा क्यों होता है। किसी ने पूछा कि भाई हमने गोली चलाए तो पीछे लौट के क्यों आ रहा है, तो न्यूटन ने इसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने ये बताया। हॉस पाइप अप्लाई लार्ज फोर्स ऑन वाटर ड्यू टू विच वाटर मूव अहेड। ठीक है, तो हॉस पाइप में जहां पानी तेजी से आगे निकलता है वही कह रहा है कि उसमें फोर्स लगाया जाता है जिससे पानी ऊपर की तरफ जाता है। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ वाटर अप्लाई द सेम फोर्स ऑन द पाइप बैकवर्ड। ड्यू टू दिस फोर्स पाइप कैन मूव बैकवर्ड। टू स्टॉप इट मेनी पीपुल नीड टू होल्ड इट। ठीक है, हाउस पाइप वो खासकर जो पाइप होती है जिसमें वो वाले बड़ी सी पाइप होती ना, फायर ब्रिगेड वाले लेके उसको चलाते हैं, तो क्या है पंप से वो बहुत तेजी से पानी छोड़ता है आगे की तरफ, तो उसी के अपोजिट में वो पानी भी पीछे की तरफ करता है, इसलिए उसको दो लोग पकड़ के पाइप रखते नहीं तो वो गिर जाए। ये कहने का मतलब मैन पुश द बोट बैकवर्ड। ठीक है, मैन जब चलाता है, बोट जब चलाती है तो उसकी पतवार से, ठीक है, उससे क्या करते हैं, आदमी जब करता है तो पीछे की तरफ वो चलाता है ना। जब आप देखिए नाव चलाते समय देखिए तो पतवार जो उसके चलाने वाला होता है, चप्पू पतवार व्हाटएवर भी, उसको क्या है पानी को पीछे की तरफ पुश करता है, तो पानी अपोजिट देगी तो नाव आगे जाने लगती है। ये कहने का मतलब ये भी न्यूटन ने ऑब्जर्व किया और बताया कि ये भी थर्ड लॉ, ये इसी कारण होता है, ये भी हमारे थर्ड लॉ में आ जाएगा। उन्होंने ये कहा मैन पुश वाटर बैक बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है,
वाटर अप्लाई इक्वल अपोजिट फोर्स टू स्विमर, जैसे जो पानी में तैरता है तो क्या करते हैं, हाथ से पैर से, पैर से तो साइड साइड करते हैं, ठीक है, पैर से पानी को ठेलते हैं और हाथ से वो पीछे की तरफ ठेलते हैं तो आदमी आगे की तरफ जाता है, यही मछलियां भी करती हैं। ड्यू टू दिस फोर्स मैन मूव अहेड, तो न्यूटन थर्ड लॉ कई जगह काम होता है। चीता अप्लाई फोर्स ऑन ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, चीता में दौड़ता है, आदमी भी पीछे की तरफ धक्का देता है तभी आगे बढ़ता है, ठीक है। आप पीछे की तरफ आप चलते समय ऑब्जर्व करिए कि आपने जमीन को पीछे की तरफ दबाया तो जमीन ने आपको दिया और आप आगे बढ़ गए। बाय थर्ड लॉ ग्राउंड अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट ऑन चीता इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज ड्यू टू दिस फोर्स दैट चीता मूव अहेड, फॉर रनिंग फास्टर चीता नीड टू अप्लाई मोर फोर्स ऑन ग्राउंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपको ज्यादा तेज से दौड़ना है तो आपको ज्यादा तेज से पैर पीछे की तरफ दबाना होगा, ठीक है। अगर आप दौड़ रहे हैं, अगर आपको और तेज बढ़ना है तो आपको और तेजी से पैर को नीचे दबाना पड़ेगा, तो आप और तेजी से जाएंगे, ये कहने का मतलब। थर्ड लॉ के बाद ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये थर्ड लॉ से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। इफ टू आर मोर ऑब्जेक्ट अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर विथ नो एक्सटर्नल फोर्स, तो देयर फाइनल मोमेंटम रिमेन सेम एज इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। समझाते हैं, यहां पे टोटल मूवमेंट बिफोर कोलाइजन इक्वल टू टोटल मूवमेंट आफ्टर कोलिजन, ये कहने का मतलब। ये कंसेप्ट बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं और बताते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। इन अ रॉकेट फ्यूल इज बर्न ड्यू टू विच गैस आर इजेक्टेड डाउनवर्ड, फॉर कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट रॉकेट मूव अपवर्ड। दूसरा देखते हैं, फ्यूल इन जेट प्लेन बर्न एंड इजेक्ट गैस इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये भी है। देन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्लेन मूव अहेड, ठीक है। ये सिंपल कंसेप्ट है, हम समझाते हैं इसका क्या मतलब है। टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल जनरल जो स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया हम जनरल वर्ड में इसको बताते हैं, एकदम वेरी सिंपल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इसी से आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आता है। ये क्या कह रहा है, एक बॉडी है, ठीक है, ये दूसरी बॉडी है, इसका मोमेंटम P1 है, मास इंटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम P2 है, ये भी मास इंटू वेलोसिटी, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो ये इसका मोमेंटम, ये कह रहा है कि टू आर मोर ऑब्जेक्ट अप्लाई फोर्स ईच अदर, नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर फाइनल मोमेंटम रिमेन सेम। कहने का मतलब ये दोनों हैं, इनके पास अपना एक फोर्स है, इनके पास अपना भी एक फोर्स है, ठीक है। अपने फोर्स से ये लोग, अपनी ताकत से ये लोग जो है एक दूसरे के पास आते हैं और यहां पे टकरा जाते हैं। तो कहने के बाद टकराने के बाद हो सकता है पीछे लौटे, आगे लौटे, चिपक जाएं, व्हाटएवर, या अगल बगल रहे और टकरा के एक दूसरे से साइड में निकल जाएं। सपोज करो ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, तो ये यहां आए, ठीक है, ऐसे घूमता हुआ इससे यहां टकराए, टकराने के बाद ये इधर चला जाए और ये आगे चला जाए, ठीक है। तो तब यहां पे क्या होगा, देखिए फर्स्ट केस में हमने बता दिया कि अब टकराने के बाद ये यहां पे आ जाता है और ये यहां चला जाता है। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये दूसरा वाला है, इसका मास तो वही रहना है, ठीक है, लेकिन इसकी वेलोसिटी सपोज करिए ये हो जाती है। यहां u था, इनकी वेलोसिटी यहां u रखते हैं और टकराने के बाद इसका क्या है, मास तो इसका भी वही रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी v2 होगी। तो कहने का मतलब है कि अभी इस कंडीशन में इनका टोटल मोमेंटम क्या है। पहली कंडीशन में टोटल मोमेंटम इक्वल टू P1 प्लस P2, भले ही अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, फर्स्ट केस में हो। सेकेंड केस में उसका मोमेंटम क्या होगा, सेकेंड केस में भी ये फर्स्ट केस में है, ये सेकेंड केस में टोटल में उस केस में भी इनका जो टोटल मोमेंटम होगा ये टोटल इन दोनों को जोड़ने से दोनों बराबर ही होंगे, ये कहने का मतलब। ये मैजिक है, टकराएंगे तब।
रीजन क्या है, उसकी स्पीड आपस में अदली बदली कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, यही कहता है। ठीक है, सो कुल मिला के आपको बात ये आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी कि मोमेंटम जो है अगर P1 प्लस P2, ठीक है, फर्स्ट केस इक्वल टू P1 प्लस P2 सेकेंड केस, ठीक। ये कहने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये होता है कि शुरुआत में ऑब्जेक्ट का, पहले ऑब्जेक्ट का मास ये है, वेलोसिटी ये है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास ये है और वेलोसिटी ये है। तो टकराने के बाद, आपस में लड़ने के बाद अगर उनकी वेलोसिटियों में कुछ बदलाव आया, चेंज आ जाएगा, क्योंकि हो जाएगा, हो सकता है स्लो हो जाए या फास्ट हो जाए, तो उनकी वेलोसिटियों में चेंज आएगा, मास तो रहेगा, क्योंकि वो टुकड़ा टूट के ना जाए। तो टुकड़ा टूट के अगर चला जाता है तो दिक्कत हो जाएगी, उसका कोई टुकड़ा जाएगा नहीं। यही चीज होता है। यही चीज रॉकेट में होता क्या है, रॉकेट जब शुरू में ग्राउंड पे रहता है तो क्या होता है, तो रॉकेट के अंदर फ्यूल बढ़ा, ईंधन भरा रहता है। तब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ईंधन की, फ्यूल की, उसको जैसे ही हम छोड़ते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं तो क्या होता है कि ईंधन जलना शुरू हो जाता है। तो ईंधन जलने के बाद क्या होता है, वो अपनी जो वेलोसिटी नीचे की तरफ छोड़ता है उसका यूज करके रॉकेट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाती है। तो अब इसमें जो रॉकेट का मास कम हुआ, रॉकेट का क्या, जो मास कम हुआ, जलने के बाद मास कम होगा, तो वह मास कम होगा, लेकिन वह मास किसको ट्रांसफर कर देगा, वो रॉकेट को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि वो उसका मोमेंटम, पहले दोनों का मोमेंटम सेम ही हमेशा रहेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि एयर फ्रिक्शन वगैरह बहुत कम रहेगा, उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि इतनी स्पीड से वो ले जाते हैं ताकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यही का कंसेप्ट यूज किया जाता है रॉकेट प्लेन और इसमें। ठीक है, ये कहने का मतलब, क्योंकि रॉकेट जलेगा तो अब जलने के बाद अपना मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट सेम है या उनकी इन दोनों की वैल्यू सेम ही रहती है, तो एक कम हो जाएगा तो दूसरा बढ़ता जाएगा। ठीक, क्योंकि ये टोटल, अगर इसी में सपोज करें ये कम हो जाए, इसकी वैल्यू कम हो जाए, ठीक है, लेस हो जाए, तो क्या होगा, इनकी वेलोसिटीज बढ़ती जाएंगी। ये अपोजिट में नीचे की तरफ उतनी तेज से फेंकेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इसकी पूरी फ्यूल और वेट को जोड़ा जाए और इसकी फ्यूल को, तो हर एक पॉइंट पे हमेशा बराबर ही रहेगा। ये कहने का मतलब। समरी देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless acted upon by a unbalanced force। तो कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे रखा है, फर्स्ट लॉ में यही कहा, तो रेस्ट पे ही रहेगा अगर जब तक उसको कोई धक्का नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर या तो वो अपने किसी एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो जाता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं, तब तक नहीं रुकेगा अगर उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स न लगाए या उसको आगे से आगे कोई रोके ना, या तो कोई ब्रेक न लगाए। तो नेचुरल टेंडेंसी ना ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। कहने का मतलब कोई पत्थर रखा है तो वो रखा रहेगा, क्यों, अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो आपको अपोजिट तरफ धक्का देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि उसके पास वजन है, वही वजन इस इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, द मास ऑन ऑब्जेक्ट इज मेजर, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो किसी का मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब, दोनों एक दूसरे से सेम ही है, उसको साइंटिफिक टर्म में यूज किया गया बस। इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम, तो मास का भी एसआई यूनिट किलोग्राम है, इनर्शिया का भी एसआई यूनिट किलोग्राम। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप आगे की तरफ चल रहे हैं या गाड़ी आगे की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स जो घर्षण लग रहा है वो पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि वो गाड़ी को रोकने का काम करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये सारे कंसेप्ट जो है आपके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड थे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वही क्या है कि चेंज करना हो, अगर उसकी मास और वेलोसिटी को अगर आपको बदलना है तो वो तभी वो बदलेगा
जितना ज्यादा उसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे उसके हिसाब से उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा बदलेगा। सीधी सी बात, कम लगाएंगे तो कम उसकी स्पीड अब होगी। बस सेकंड लॉ है। ये SI यूनिट ऑफ फोर्स हमने बता दिया न्यूटन है, जिसको kg मीटर पर सेकेंड, इसको न्यूटन में भी कहते हैं, जो कि N से डिनोट किया जाता है। ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर। कह रहे हैं कि अगर 1 न्यूटन फोर्स की वैल्यू क्या है, अगर 1 न्यूटन फोर्स की वैल्यू क्या है, अगर 1 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से एक्सेलरेशन हो जाए, या कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट 1 किलो का ऑब्जेक्ट 1 मीटर 1 सेकेंड में चला जाए, तो उस फोर्स को बराबर क्या कहेंगे, न्यूटन, 1 न्यूटन के बराबर कहेंगे। द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो हमने पहले बताया मूवमेंट को P से डिनोट करते हैं, मास एंड वेलोसिटी होता है। यह SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। दोनों पे अलग अलग लगता है, क्योंकि ये इसको ऊपर लगाएगा तो ये इसके ऊपर लगाएगा। हाथ आप मारेंगे, आप दीवार पे मारेंगे, दीवार ये आपके ऊपर लगाएगा, लेकिन दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब उनके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगता हो। Where there is no external force, the total movement remain conserved। तो वही बताया कि टोटल मूवमेंट आप दो सिस्टम है, दोनों का, जैसे ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों का टोटल मूवमेंट हमने बताया, इसका मूवमेंट 1 है, इसका मूवमेंट 2 है, तो क्या हो P1 प्लस P2। पहले केस में जब ये टकरा जाएंगी, टकराने के बाद इनके मूवमेंट में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव किस में आएगा, इनकी स्पीड में बदलाव आ जाएगा, ठीक है, लेकिन दोनों का जोड़ने पे वैल्यू बराबर आएगी बस। सो इन दिस वे फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंक्लूड हुआ, खत्म हुआ। थैंक यू।